नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, शुरू की 2 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिना स्किप के इन 2 मिनट को सुनना है। देखिएगा, रात को रोज़ाना 8 बजे हम लाइव आते हैं आपके बीच। उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। एक आपकी स्नातक स्तरीय है 416 पद, और दूसरा पुलिस कांस्टेबल 2000 पद। तो दोनों के लिए मैं ये प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, जिसमें मैं उत्तराखंड के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन रखता हूँ। उत्तराखंड क्वेश्चन में सिंगल लाइनर, BS नेगी जी की बुक, परीक्षा मणि और आपकी जो अजय रावत जी की बुक है, इनके मिक्स क्वेश्चन लाता हूँ। और मैं जीएस की बात करूँ तो वो भी मैं बहुत अच्छी बुकों से क्वेश्चन रखता हूँ। ये आपकी पीडीएफ जो हमारी क्लास होती है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक और जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं वीडियो पटवारी लेखपाल की, तो मात्र 99 रुपये में हमने बैच लॉन्च किया है। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, प्लस प्रैक्टिस सेट के साथ और डेली उत्तराखंड हिंदी और जी के कुछ के साथ। अधिक जानकारी के लिए मैंने नंबर दे रखा है, इस नंबर पे 9627313767 इस पे जानकारी ले सकते हैं। वरना जब आप ग्रुपों में जुड़ेंगे तो जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छा बैच चलाएंगे। मात्र 99 रुपये इसकी कंप्लीट फीस है। ये कुछ हमारे नोट्स हैं, इस तरह के नोट्स से हम पढ़ाते हैं बच्चों को। देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, सेलेक्टेड नोट्स हैं। तो चाहते हैं अगर आप जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। तो चलिएगा, अब अपनी क्लास को आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2025 में क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी विजेता कौन रहा? हाल ही में 2025 में क्रिकेट चैंपियनशिप आपकी हुई थी, जो क्रिकेट से संबंधित होती है। वैसे हॉकी में भी होती है, लेकिन हम बात यहाँ क्रिकेट की कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो विजेता टीम रहा है तो वह हमारा प्यारा भारत रहा है। भारत देश इसमें विजय प्राप्त हुआ है। उसके बाद में अगर बात करता हूँ विजेता के बारे में, तो इसके उपविजेता है न्यूजीलैंड। ये आपको याद करके चल लेना है, न्यूजीलैंड इसमें उपविजेता रही थी। चैंपियन ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ था प्यारे बच्चों, वो पाकिस्तान में हुआ था। और पाकिस्तान के साथ साथ आपका यूएई यानी कि आपका संयुक्त अरब अमीरात में भी किया गया था, क्योंकि भारतीय टीम ने मना कर दिया था पाकिस्तान में जाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर चैंपियन ट्रॉफी से और क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो इसका विजेता भारत रहा है। इसको जो कराने वाली संस्था होती है, इसको क्रिकेट आपकी चैंपियन ट्रॉफी को, वो आईसीसी कराती है। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, 15 जून 1909 में। इसका जो मुख्यालय है वो आपके दुबई में स्थित है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएई दुबई में। इसके जो वर्तमान चेयरमैन है आईसीसी के, वो हमारे ही देश से आते हैं। अमित शाह जी के पुत्र नाम है जय शाह। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं। जब प्यारे बच्चों 1909 में स्थापित हुई थी आपकी आईसीसी की स्थापना की गई थी 1909 में, तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। याद रखना है, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें 3 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक आपके ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपके इंग्लैंड, और उसके बाद आपके साउथ अफ्रीका। तो इन 3 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर आईसीसी का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों 4 आपके बिट के बराबर। यह इसको आप सही कर लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ में जब दूंगा तो सही करके दे दूंगा। एक निबल आपके 4 बिट के बराबर होता है। अगला हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख है? तो यह है आपका अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। वर्तमान में महान्यायवादी की मैं बात करता हूँ तो वेंकट रमणी भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं वेंकट रमणी। अब महान्यायवादी का कार्य क्या होता है? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? वो आपका महान्यायवादी होता है। सरकार के जितने भी कानूनी अगर मुकदमे हो तो उसमें सरकार की तरफ से अपना पक्ष कौन रखता है? वो आपका महान्यायवादी रखता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। और नियुक्ति कौन करेंगे इसकी? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस एक का नगरीकरण स्तर निम्नतम है, यानी कि सबसे कम
आपकी नगरीयकरण जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको याद करके चल लेना है। हिमाचल प्रदेश की मैं राजधानी की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये आपको याद करके चल लेना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो भारत में सब सर्वाधिक ऊंचाई पे एक क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पे क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिएगा पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, उसका आंसर आप सही कर लीजिएगा। जो आपका मैंने नीलकंठ पर्वत है वो आपके चमोली ज़िले में आता है, उसको थोड़ा सा आप चेंज कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आईपीएल का आयोजन किस देश में होता है? तो प्यारे बच्चों आईपीएल की हम बात करते हैं तो पहले इसके हम पूरे नाम की बात करेंगे। आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। इसका आयोजन हमारे भारत में होता है और इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो 2008 में हुआ था। 2008 में पहला आईपीएल खेला गया और पहले आईपीएल के विजेता था आज आपके राजस्थान रॉयल, आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल, और उप विजेता थी चेन्नई सुपर किंग। अभी हाल ही में जब 2024 में आईपीएल का आयोजन हुआ था तो 2024 में जो विजेता टीम रही थी वो केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर, जिसके मालिक शाहरुख खान हैं, तो ये आपकी विजेता रही थी। उसके बाद हम बात करेंगे आईपीएल को जो कराने वाली संस्था है वो बीसीसीआई है, ये आपको याद करके चल लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? तो प्यारे बच्चों भारत में जब हमारा अखंड भारत नहीं था, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जैसे कभी हमारा गढ़वाल बामनगढ़ों में विभक्त था, उसी तरीके से हमारा भारत देश भी टोटल 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। हमारा भारत पहले 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उसमें क्या था, हर महाजनपद का अलग अलग राजा हुआ करता था। जैसे अंग जनपद था और वत्स महाजनपद था, ऐसे ही मगध था। वर्तमान में आज हम बिहार को जिसको हम बिहार नाम से जानते हैं, पहले ये कभी मगध महाजनपद हुआ करता था और 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध ही था। मगध पे ही आपके मौर्य वंश चले थे और मगध पे ही आपके, अगर मैं बात करता हूँ तो आपने हर्यक वंश का नाम सुना होगा, शिशुनाग वंश का नाम सुना होगा, ऐसे ही कई सारे इसमें वंश चले थे। तो महान राजा हुए थे मगध वंश में, इस कारण आप मगध जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगर हम बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में तो प्यारे बच्चों एक जैन ग्रंथ आता है जिसका नाम है भगवती सूत्र, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगर आएगा बौद्ध ग्रंथ पूछ ले तो बौद्ध ग्रंथ आएगा आपका अंगुत्तर निकाय, नोट कर लेना दोनों। क्वेश्चन आएगा किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो भगवती सूत्र। पूछे किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो लिखना अंगुत्तर निकाय। इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को नोट करके चलना है। इस क्लास को आपको रिवीजन के तौर पे लेना है, आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन अब यहाँ पे अगर इस क्लास को देखें तो रिवीजन के तौर पे लें और एक नोटबुक अपने पास रखें, क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन के साथ साथ आपको 50 क्वेश्चन लगभग एक्स्ट्रा भी करा के चलता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं। और बाकी आप हमारे अगर पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से क्लासेस पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद हम रोज़ टेस्ट लेते हैं क्विज के रूप में और उनको PDF वाले टेस्ट भी देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 163 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आपको याद करके चल लेना है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 76 में आपके महान्यायवादी आते हैं, अनुच्छेद 52 में आपके राष्ट्रपति आते हैं, अनुच्छेद 148 में आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिनको हम कैग के नाम से जानते हैं। तो चारों अनुच्छेद आपको याद करके चल लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा आता है क्षेत्रफल के अनुसार। और अगर सबसे बड़ा पूछ लें तो सबसे बड़ा आपका आ जाता है राजस्थान, ये आपको याद करके चल लेना है। जनसंख्या में सबसे अगर
सबसे बड़ा राज्य पूछ ले तो उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य पूछ ले तो सिक्किम आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था किसने प्रारंभ करवाई थी? तो प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था को लाया गया था हेनरी रैमजे के द्वारा। 1857 में क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज एक तरीके से अंग्रेजों की नींव से नींव हिल गई थी। तब अंग्रेजों को लगा था कि अब हम यहाँ पे पुलिस व्यवस्था को कड़ाई से लागू करेंगे पूरे भारत में। लेकिन हेनरी रैमजे का कहना ये था कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्ति हैं ये सीधे साधे हैं, ये लड़ाई दंगों में इतना हिस्सा नहीं लेते हैं, इन्होंने क्रांति में भी उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया था। तो बहुत एक तरीके से शांत स्वभाव प्रकृति के पर्वतीय लोग के व्यक्ति, पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे सिविल पुलिस लागू ना करके राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू कर दो, अर्थात पुलिस के कार्य आपके पटवारी लेखपाल कानून को इनसे कराया जाए। तो यहाँ पे हेनरी रैमजे ने 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की थी। हेनरी रैमजे की हम बात करेंगे तो एक बहुत महान आपके कमिश्नर हुए हैं, कुमाऊं कमिश्नर रहे हैं हेनरी रैमजे, और इनको बहुत पसंद करते थे उत्तराखंड के व्यक्ति। बहुत अच्छी डिटेल पढ़ाऊंगा जब आपको ब्रिटिश काल पढ़ाऊंगा हेनरी रैमजे के बारे में। अगला प्रश्न है, चंद वंश का स्वर्णकाल किस राजा के काल को कहा गया है? तो चंद वंश का स्वर्णकाल कहा गया आपके जगत चंद के शासनकाल को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन याद रखना, जुआरियों पर कर लगाने वाले चंद्रवंश के राजा कौन थे? जगत चंद थे। चंद्रवंश में कुल कितने राजा हुए हैं? चंद्रवंश में कुल 62 राजा हुए हैं। पहले राजा थे सोमचंद, अंतिम राजा थे आपके महेंद्र चंद। ये आपको याद करके चल लेना है। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन और याद रखना है कि चंद्रवंश के किस राजा ने लाहौर में अकबर से भेंट की थी? तो वो आपके कौन आ जाएंगे? रुद्रचंद आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि खसिया डूबा एक खस राजा थे, उन्होंने भीष्मचंद की हत्या की थी। आपको याद रख लेना कि भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? खसिया सरदार थे, एक गजुआ डिबा, खसिया सरदार उनका नाम था, गजुआ डिबा उन्होंने हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इमरती आभूषण पहना जाता है? तो प्यारे बच्चों, इमरती आभूषण आपके पैर में पहना जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जिला हमारा चंपावत आ जाता है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिला हमारा चमोली आ जाता है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला हम बात करेंगे तो हमारा हरिद्वार आ जाता है। सबसे कम पुरुष साक्षरता की मैं बात करता हूं तब भी हमारा हरिद्वार आ जाता है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी की अगर मैं बात करूं तब भी हमारा हरिद्वार आ जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून आ जाएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला देहरादून आ जाएगा। सर्वाधिक आपका अगर मैं बात करूं हिंदू जनसंख्या, अगर मैं पूछ लूँ सर्वाधिक आपके जैन और आपके बौद्ध की आबादी कहाँ पे है? देहरादून में। हिंदू में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, शायद देहरादून ही हो सकता है। देहरादून हरिद्वार में से एक है। करेक्ट मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा कि सर्वाधिक हिंदू आबादी कहाँ पे है। वैसे मैंने अभी पढ़ाया है, देहरादून ही हो सकता है शायद, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ उत्तरकाशी की। तो देखिएगा, उत्तरकाशी की मैं बात करता हूँ तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला हमारा कौन सा? उत्तरकाशी है। ये आपको याद करके चल लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, मंगलेश डंगवाल का संबंध किससे है? तो प्यारे बच्चों, मंगलेश डंगवाल एक आपके गायक हैं। और अगर आ जाएगा मंगलेश डबराल कौन है? तो मंगलेश डबराल हमारे क्या है? एक लेखक है। दोनों में आपको याद रखना, ये डंगवाल है और वे डबराल है। मंगलेश डबराल की बड़ी फेमस कृति है पहाड़ पर लालटेन, ये आपने पढ़ी होगी। अगला है, बार्टर मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बार्टर मैन ऑफ उत्तराखंड आपके सच्चिदानंद भारती को कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करते रहिएगा, साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से ही क्या होगा, हमारे धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। अगला प्रश्न है, भाटकोट का किला कहाँ पे स्थित है? तो प्यारे बच्चों, भाटकोट का किला हमारा पिथौरागढ़ जिले में आता है। पिथौरागढ़ की हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों, सर्वाधिक भोटिया जनजाति आपके किस जिले में रहती है? पिथौरागढ़ में ही रहती है। क्षेत्रफल में कौन से क्रम में है? पिथौरागढ़ तीसरे नंबर पे आपके आ जाता है। अगला है, लक्सर और हरिद्वार रेलवे जंक्शन को कब जोड़ा गया? तो लक्सर और हरिद्वार को जोड़ा गया आपके 1896 में। लक्सर से हरिद्वार रेलवे जंक्शन कब जोड़ा? 1896। और अगर उसके बाद आ जाएगा हरिद्वार से देहरादून,
हरिद्वार से देहरादून जंक्शन कब जोड़ा गया, तो 1900 में आपके जोड़ा गया। ये आपको याद कर लेना है। लक्सर से मैं क्वेश्चन बताता हूँ, सबसे बड़ी गुड़ मंडी उत्तराखंड में, गुड़ होता है ना, गन्ने से बनता है, तो सबसे बड़ी गुड़ मंडी उत्तराखंड में कहाँ पे है, लक्सर में है। हरिद्वार की मैं बात करता हूँ, देखिएगा हरिद्वार की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, गंगा नदी आपके मैदान में कहाँ से बहना स्टार्ट करती है, हरिद्वार से। वैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आती है, लेकिन हरिद्वार में ही वो गंगा जो है मैदानों में उतर जाती है। गंगा मंदिर आपके हरिद्वार में देखने को मिलेगा। भीमगोड़ा क्षेत्र हरिद्वार में है। सर्वाधिक विधानसभा सीट हरिद्वार में है। सर्वाधिक SC आरक्षित विधानसभा सीट आपके हरिद्वार में है। सर्वाधिक आबादी आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात करूँ, सर्वाधिक आपको SC आबादी हरिद्वार में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें हरिद्वार के बारे में, तो हरिद्वार गंगा नदी के वाएं तट पर स्थित है। नील एवं बिल्व पर्वत आपको हरिद्वार में देखने को मिलेंगे। और अभी हाल ही में नहीं, मतलब भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। एक आपका हरिद्वार में लगता है, एक आपका प्रयागराज जो कि इलाहाबाद के नाम से पहले हम जानते थे वहाँ पे लगता है, एक उज्जैन मध्य प्रदेश में, एक नासिक महाराष्ट्र में। अर्धकुंभ आपके 2 जगह लगेगा, एक हरिद्वार में लगता है अर्धकुंभ और एक का आपका प्रयागराज में। और महाकुंभ आपके लगता है मात्र एक जगह, कहाँ पे, प्रयागराज में। महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगता है और आपका कुंभ होगा 12 वर्षों के बाद, और अर्धकुंभ होगा आपका 6 वर्षों के बाद। ये आपको याद करके चल लेना है। अगला है हमारा, स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो देखिएगा स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है आपकी दामोदर नदी घाटी जल विद्युत परियोजना। दामोदर नदी घाटी जल विद्युत परियोजना की हम बात करें तो 1948 में आपकी परियोजना बनी थी, जो कि दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी को भारत में कोयला नदी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद करके चल लेना है। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में आता है, तो देखिएगा अगर हम बात करें, अगर हम ग्लोब को इस तरीके से देखते हैं तो ग्लोब पे ये वाली जो रेखा होती है, ये जो एक तरीके से इस तरीके से जो रेखा होती है, इन रेखा को अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। तो इस गोलार्ध को मध्य से जो बांटने वाली रेखा होती है, एक पूरे गोलार्ध को एक रेखा मध्य से बांटती है, जिसे हम बोलते हैं जीरो अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं, जीरो अक्षांशीय रेखा या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो इस रेखा से ऊपर जो गोलार्ध आता है ये वाला, ये होता है उत्तरी गोलार्ध, और इसके जो नीचे आता है ये वाला, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहीं इस जगह पे बनती है। तो ये जो स्थिति बन रही है किस गोलार्ध में बन रही है, उत्तर में, दक्षिण में, जाहिर सी बात है उत्तर में बन रही है। तो अगर वो अक्षांशीय दृष्टि से पूछ ले तो हम किस गोलार्ध में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो भारत का मानचित्र एनविले या कहीं कहीं इसको एनाविले देखने को मिलता है। भारत का मानचित्र एनविले या एनाविले के द्वारा बनाया गया था। अगला हमारा, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहा गया है आपके मेदिनी शाह को। मेदिनी शाह की हम बात करें तो ये पृथ्वीपति शाह के पुत्र थे, और पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब के बड़े भाई थे जिनका नाम था दारा शिको। तो दारा शिको के पुत्र सुलेमान शिको को एक तरीके से शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने। तो औरंगजेब ने कई बार खत लिखे पृथ्वीपति शाह को कि भाई तुम मुझे सौंप दो सुलेमान शिको को, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि मैं जब ही अब तुम्हें अगर सुलेमान शिको को लेना है तो मुझसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, और मुझे आप मारकर ही सुलेमान शिको को ले जा सकते हैं। लेकिन ये मेदिनी शाह किसी तरीके से धोखे से क्या करता है, सुलेमान शिको को औरंगजेब के पास सौंप देता है डर के कारण। इसलिए कहा जाता है पराक्रमी राजा, यानी कि मेदिनी शाह के जो पिताजी थे पृथ्वीपति शाह, वो तो पराक्रमी थे, लेकिन इन पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी शाह क्या था, डरपोक था। तो पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहा गया है मेदिनी शाह को। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। टोटल 20 क्वेश्चन इसमें हमने कराए हैं। रोजाना मैं रात को 8 बजे आऊँगा लाइव, आप मिस मत करना क्लास, रोज देखना। बाकी अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये संपूर्ण चीज़ें कराई जाएगी जितनी मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, और बहुत अच्छे से आपको क्लासेस चलाई जाएगी, जो आपका बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, वैयक्तिक सहायक, समीक्षा अधिकारी, सहायक अधीक्षक आदि के लिए कारगर होगा। बाकी हमने एक पुलिस का बैच भी चला रखा है, अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।